हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 2। और यहाँ पे जो है हम लोग क्लास 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक है उसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, आज का टॉपिक हम लोग का अमाशय से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अमाशय क्या है देखते हैं। अमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। कैसा है? थैलीनुमा संरचना है। ये चपटा एवं यू की आकृति का है। कैसा आकृति का है? यू का आकृति का है। और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अगर पूछ लिया जाए कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो अमाशय है। ठीक है ना। और ये एक और ग्रशिका ग्रास नाली से खाक प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से ये खाना ले रहा है और फिर वो खाना को लेकर दूसरी तरफ वो डाल रहा है। ठीक है ना। मतलब यहाँ से ये जो है आपका ग्रशिका ग्रास नाली से खाना ले रहा है, यहाँ ये अमाशय है। फिर दूसरी ओर कहाँ लेके जा रहा है? शुद्रांत में ये खाना पहुँचा रहा है। ठीक है, शुद्रांत याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रक्त स्रावित करता है और श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, इसका जो अंदर का मतलब कि पार्ट है अमाशय का, वो आपका श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं। ये एक तरह का पाचक रस स्रावित मतलब निकालता है। और श्लेष्मल अमाशय का आंतरिक स्तर को सुरक्षा, मतलब ये जो श्लेष्मल जो है ना, वो पेट में यानी अमाशय में जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे करता है? देखिए, ये जो अम्ल होता है ना, वो जैसे अगर कोई भी जीवाणु जो रहता है अगर अंदर चला जाता है भोजन के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो वो उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। साथ ही ये मध्यम को अम्लीय बनाता है। मतलब वो पेट में क्या करता है? पूरा अम्लीय बना देता है, जिसके कारण जो भी पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता। पाचक रस मतलब क्या हुआ? जैसे भोजन करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हर एक मुंह से ही आपका सलाइवा निकलता है जो कि पाचन में मदद करता है। इसी तरीके से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, हर एक तरीके का पाचक रस निकलता है जो कि आपका भोजन को मतलब कि पचाने में मदद करता है। तो ये आपका ये अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो इससे क्या होता है? वो पाचन करने में मदद करता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल। अब देखिए, ये जब पाचक रस क्या करता है? उसको भोजन को डाइजेस्ट कर रहा है, भोजन को पचा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भोजन होता है ना, ये आपका जो जटिल रूप में रहता है, तो इस जटिल रूप को क्या करता है? सरल रूप में ये परिवर्तित करता है। क्योंकि पाचन क्या था? पाचन तो एक प्रक्रिया था जिसमें कि जटिल चीज़ों को क्या करता था? जटिल चीज़ों को सरल पदार्थों में वो मतलब कि परिवर्तित कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका पाचक रस वही कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है शुद्रांत। अब कहाँ आ गया भोजन? शुद्रांत में आ गया। सबसे पहला, ये कितनी लंबी होती है? तो 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये अकृत एवं अग्नाशय से श्राव प्राप्त करती है। देखिए कहाँ से? यकृत एवं अग्नाशय से आपका श्राव प्राप्त करती है। और उसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस श्रावित होती है। ठीक है, यानी यकृत और अग्नाशय से कुछ लिक्विड टाइप का निकलता है। और इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा जो है इसकी भित्ति में, यानी उसका जो लेयर है ना, अंदर का जो सेल है, ठीक है, ये अंदर का जो आपका सरफेस बोलेंगे, तो उसमें से भी कुछ रस जो रहता है निकलता है। ठीक है। और यकृत यकृत जो है ना, कैसा है? तो लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर की ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण और अवस्थित होती है। तो देखिए, ऊपर भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर जो रहता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है पूछ दिया जाए, तो यहाँ पर यकृत है। और ये पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है और इसे पित्राशय कहते हैं। और ये जो है आपका पित्त रस जो रहता है निकालता है। कौन निकालता है? यकृत निकालता है। और जाके वो कहाँ मतलब कि जाके कहाँ वो संग्रहित होता है, मतलब स्टोर होता है कहाँ? पित्ताशय। एक थैली जैसा रहता है, ठीक है, इस तरीके थैली जैसा रहता है, वहाँ जाके ये जाके सब स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। तो पित्त रस वसा के पाचन में। अब पित्त रस का काम क्या रहता है? तो पित्त रस पता है, ये वसा मतलब क्या होता है? फैट, जो फैट होती है ना, उसको ये मतलब कि पाचन करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय। हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है, अमाशय के ठीक नीचे आपका अग्नाशय है। और ये क्या करता है?
अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पर। अब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कौन पचाता है? तो अग्नाशयिक रस होता है। ये जो है आपका जटिल है, इसको जो है सरल रूप में ये परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन जो है अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, यानी जो भोजन आंशिक रूप से मतलब ऐसा भोजन जो अभी तक जो है आपका पचा नहीं है, वो अब कहाँ चला जाएगा? वो अब क्षुद्रांत के नीचे वाला भाग में जाता है, जहाँ पे आपका आंत रस निकलता है, और वो थोड़ा सा पाचन को और भी पूरा करेगा। मतलब अब यहाँ पे और भी थोड़ा सा ऐसा भोजन जो अभी तक नहीं पचा है वो और भी पचेगा। ठीक है, तब क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल है जो कि आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज क्या है? तो ये आपका सरल पदार्थ हो गया। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये आपका ग्लूकोज में टूट रहा है। और ये जो वसा है, वसा किस में टूट रहा है? तो अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है वो किस में टूट रहा है? तो ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है आपका क्षुद्रांत में अवशोषण। अब क्षुद्रांत में अवशोषण क्या होता है कि अब पचा हुआ जो भोजन अवशोषित होकर कहाँ चला जा रहा है? क्षुद्रांत में की भित्ति में स्थित रुधिर वहिकाओं में चला जाता है। मतलब रुधिर वहिकाओं मतलब जो आपका सेल होता है ना, जो कैपिलरीज होती है, ठीक है, जो पतली पतली कैपिलरीज होती है जो कि पूरे ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में जहाँ लेके जाता है, ठीक है ना, तो उसी को वहाँ चला जाता है। और इस प्रक्रिया को अवशोषण, और इसी जो प्रक्रिया होता है जिसमें भोजन मतलब पचा हुआ भोजन आपका मतलब कि हम लोग वेसल्स कहते हैं, मतलब कि यही रुधिर मतलब वाहिकाओं से जो पूरे बॉडी पार्ट में जो ब्लड पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसी तरह से वो भोजन को भी ले जाके पूरे शरीर में जो है पहुंचा रहा है, और इस प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर देखिए, इसकी जो अंदर का पार्ट है ना, आंतरिक भित्ति पर आपका इस तरीके से उंगली जैसा निकला हुआ एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग द्विग्रोम कहते हैं या रंसाकूर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये इसको सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, उसका अंदर का जो सरफेस होता है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण अवशोषण हेतु मतलब और भी तेजी से जो है वो भोजन को जो रहता है अवशोषित करता है। ठीक है, और द्विग्रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट है आपका अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न, अभी पूरे अलग अलग बॉडी के मतलब शरीर के पूरे अलग अलग मतलब कि पार्ट में जो है अब ये वाहिका जो रहता है ये इसको पहुंचा रहा है, जहां इनका उपयोग जो है जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को श्वांगीकरण कहते हैं। अब देखो, जहाँ ये जो है अब तो ये टूट गया ना, छोटे छोटे टूट गया, लेकिन ये वहाँ भी, लेकिन ये जो है फिर छोटे छोटे टुकड़े जो है फिर टूट के जो है एक जटिल पदार्थ बनता है, और इसी को लोग श्वांगीकरण कहते हैं। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल में हो जाता है, और ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कोशिकाओं में मतलब जो सेल होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, मतलब ग्लूकोज जो है टूटता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन किस लिए लेते हैं? तो ये ऑक्सीजन जो रहता है, ये जो खाना है ग्लूकोज, ये जो खाना है ना ग्लूकोज, इसको ये तोड़ रहा, और टूटने के बाद उसके साथ रिएक्ट करता है। सिंपल वर्ड में बोलते हैं रिएक्ट कर रहा, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा और आपका पानी दे रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को हम लोग CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है, तो भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है? वेदांत में भेज दिया जाता है। अब ऐसा भोजन जो कि अभी तक पचा नहीं है, अब कहाँ चला गया? अब वो वेदांत में चला गया। ठीक है, और ये जो है आपका अपेक्षा छोटी चौड़ी एवं छोटी होती है, यानी आपका वेदांत जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है। कितना होता है? तो 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका मुख्य कार्य क्या रहता है? तो पानी और कुछ ऐसे लवण, लवण किसको कहते
रहते हैं मिनरल्स, जैसे कि आयरन मिनरल्स हो गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग खाने में जब खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी उपस्थित होती है, तो उस मिनरल्स को भी जो है ये अवशोषित करती है। बचा हुआ अपाचित पदार्थ में मलाशय में चला जाता है तथा ठोस, अब जैसे कि देखिए जो पदार्थ अभी तक पचा नहीं है वो अमाशय के थ्रू जो है, सॉरी अमाशय के थ्रू बोल रहे हैं, वो मलाशय में चला जाता है तथा वो किस में बदल जाता है, मल के रूप में रहता है, और समय समय पर गुद्दा द्वारा ये मल जो है बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। तो ये था हम लोगों का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से यहाँ पे ये पाचन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, ऐसे जंतु जैसे कि गाय हो गया, आप देखते होंगे कि वो जब बैठे रहता है ना तो वो कुछ ना कुछ चबाते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहता है। वो क्या करता है, वो खाना को एक बार निगल जाता है, निगल जाने के बाद वो जब बैठा हुआ रहेगा तो खाना को फिर से वो अपने पेट से निकालता है, अपने ये से निकालता है। देखिए कहाँ वो रखता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। निकालता है अमाशय से बाहर, अमाशय से बाहर निकालता है और फिर उसको क्या करता है, चबा चबा के चबाता रहता है, ठीक है, जब तक वो पूरा टूट नहीं जाता है। और वो जिस पार्ट में लेके जाता है, यानी अमाशय का वो भाग, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, र्यूमेन कहते हैं, यानी प्रथम अमाशय कहते हैं, ठीक है। और रूमिनेट में अमाशय 4 भागों में बांटा होता है, ठीक है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, और परंतु बाद में जंतु इसका छोटा छोटा पिंडों के रूप में मुख में लाता है तथा उसे चबाते रहता है। ये समझ में आ गया कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये पहले खाना खा लिया, वो जाके एक जगह रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमेट करते हैं, और फिर वहाँ से वो छोटा छोटा पार्ट को लाता है, फिर उसको चबाते रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको निकलता है। तो इसी ये जो क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जुगाली करना कहते हैं, तथा इसे ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, रोमिनेंट अथवा रोमेंथी कहते हैं। तो ऐसे जानवर जैसे कि गाय हो गया, इस प्रक्रम को रोमंथन, यानी जिस तरीके से वो निकाल रहा है, फिर से उसको चबा रहा है, ठीक है ना, फिर वो खा रहा है, फिर निकालता है, फिर खाता है, इसी को जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जानवरों को हम लोग रूमिनेंट कहते हैं अथवा रोमेंथी कहते हैं। तो घास में देखिए, इसमें यहाँ से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि घास में क्या रहता है, सेलुलोज की मात्रा होती है, जो कि एक प्रकार का क्या कार्बोहाइड्रेट है। और बहुत से जंतु या मानव जो रहता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, ठीक है। मानव या जंतु में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो रूमिनेट्स में शुद्रांत एवं विद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। तो भोजन के सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, इसी अंधनाल में होता है, जो कि आपका मनुष्य या दूसरे टाइप का मतलब जो जीव या जंतु होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती है। इसी के कारण जो है हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए एमीबा में संभरण एवं पाचन। एमीबा में संभरण और पाचन कैसे होता है, जैसे ये जो अमीबा होती है ना, ये एक सेल का होता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। तो सारा प्रक्रिया इसका एक ही सेल में होगा। जब इसे भोजन खाना रहता है, इसके पास आता है, तो पता है जैसे ये स्ट्रक्चर है पूरा, तो यहाँ से ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो रहेगा, ये पार्ट जो रहेगा, ये टूट जाता है, और यहाँ से भोजन जो रहता है चला जाता है, फिर भोजन एक जगह स्टोर हो जाता है, फिर ये भोजन जो रहता है पूरा पचता है, फिर पचने के बाद ये भोजन इसी तरीके से ये फिर ये ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सारा प्रक्रिया होगा, वो भोजन खाएगा, ये भोजन का पाचन होगा, ये भोजन पूरा शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूट मतलब जाएगा, फिर ये भोजन में जो आपका जो पचा हुआ भोजन नहीं रहता है वो जो रहता है, इसी तरीके से यहाँ से ये मतलब कि यहाँ से ये फिर टूट जाता है, फिर से ये इस तरीके से निकल जाता है, और इसको हम लोग निष्कासन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया होता है आपका एमोएबा में, जो कि आपका एक कोशिका होता है, ठीक है ना। तो इसकी सारी प्रक्रिया जो होती है एक ही सेल में होती है। तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।